मैं श्रीमती सुभद्रा यादव, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है समकालीन भारत 2 भूगोल। भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास भाग 2। आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर विचार करें। मुख्य बिंदु: संसाधन के प्रकार, संसाधन का विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, संसाधन नियोजन, भू संसाधन और मृदा संसाधन। बच्चों, पहले भाग में हमने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधनों का विकास पढ़ा था। आज हम सतत पोषणीय विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है, इसे जानेंगे तथा संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। बच्चों, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, इसका मतलब है कि आप विकास करें, यानी मनुष्य प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है, प्रतिदिन विकास कर रहा है, लेकिन वो विकास करे लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए, यानी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास की ओर अग्रसर हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के संसाधन हैं, हमारा देश अनेक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन आज का जो वर्तमान का आर्थिक विकास है, इसकी वर्तमान आर्थिक विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना ना करे, यानी उन संसाधनों का इतना उपयोग ना करे कि जो भविष्य में आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ भी ना रह जाए। इसके लिए बच्चों एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया। आइए जानें कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून किसे कहते हैं। 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्या किया गया था बच्चों? देखिए, 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील, बच्चों ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इसका सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में इनकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। बच्चों, इस सम्मेलन में अनेक नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन
और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। यानी जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसमें ये दिखाया कि सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 तैयार किया जाए। उस पर उन्होंने यह सहमति जताई कि 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। आइए बच्चों जाने कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक घोषणा है। इस घोषणा को देखिए बच्चों, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। बच्चों इस घोषणा में क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष द्वारा यह स्वीकृत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। संसाधन नियोजन इसका अगला पॉइंट है बच्चों, संसाधन नियोजन। आइए जाने कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। बच्चों हमारा देश एक विकासशील देश है। यहाँ अनेक प्रकार के संसाधन हैं जैसे कोयला संसाधन, लौह संसाधन, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, जल, वायु, बहुत सारे संसाधन हैं। इन संसाधनों का अनेक क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। ये सारे संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे भी बहुत से प्रदेश हैं जहाँ पे एक तरह के संसाधन की बहुत अधिकता है, यानी एक तरह का संसाधन, जैसे जहाँ पे कोयला खदान है वहाँ कोयला ही कोयला है, जहाँ लौह अयस्क निकलता है वहाँ लौह अयस्क ही निकलता है, ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे इन चीज़ों की कमी है। आइए उदाहरण के तौर पर देखें कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यहाँ पे कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। बच्चों अरुणाचल में जल संसाधन यानी जल बहुत अधिक पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन वहाँ जल की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। बच्चों यहाँ पे शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत
अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। यानी यहाँ ये सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों, संसाधनों का नियोजन करना बहुत ही आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन, आइए बच्चों जानें कि भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। भारत संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। यानी भारत में अनेक प्रकार के संसाधन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। इसका नियोजन करना अति आवश्यक है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चीज़ों को दर्शाना आवश्यक है। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, यानी किस क्षेत्र में कौन से संसाधन निकल रहे हैं उस क्षेत्र को पहचान करके उसकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी इस कार्य को करने के लिए क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में निकलता है उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। बच्चों, मानचित्र बना करके जो भी संसाधन निकलता है उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा और उसका अनुमान लगाना कि कितने मात्रा में वो संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, इसे माप करके उसे नियोजित तरीके से नियोजन करना अति आवश्यक है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। दूसरा है बच्चों, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, यानी जो संसाधन है उसकी योजना बना करके उसे लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना है। यानी प्रौद्योगिकी द्वारा अनेक कौशलों द्वारा एक संस्थागत यानी एक संस्था तैयार करना है। तीसरा है बच्चों, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना, यानी संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी केवल संसाधन हो उससे विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां संसाधन तो है लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां संसाधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी वो आर्थिक रूप से विकसित हैं। संसाधनों का संरक्षण अगला पॉइंट है बच्चों कि जब तक इन संसाधनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तब तक विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए
विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है बच्चों? कि अनेक प्रकार के संसाधन हैं, लेकिन बहुत से लोगों द्वारा विवेकहीन यानी बिना दिमाग लगाए उसका उपयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने की वजह से अनेक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे पर्यावरण को काफ़ी क्षति होती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। संसाधनों का संरक्षण उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। बच्चों, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। बच्चों, वो चाहते थे कि जो संसाधन है वो हर व्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो संसाधन है उसका दुरुपयोग हो। वो अधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो इसके वो विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी बहुत ज़्यादा लोग, एक अकेला व्यक्ति बहुत अधिक विकास करे, संसाधनों का बहुत अधिक दुरुपयोग करे, वो इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन जन समुदाय, एक समुदाय जो इस कार्य में लगा हुआ था, उसके पक्षधर थे। बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।